नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे लोकसभा पर और लोकसभा के बारे में हमने निर्वाचन तक बात कर ली थी कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, किस विधि के द्वारा किया जाता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की शपथ की त्याग पत्र के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लोकसभा और लोकसभा के अंदर हम बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्य जो हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य हैं इन्हें शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां पर केवल आर्टिकल 99 के अंदर केवल इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। इसलिए फिर लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है उस प्रोटेम स्पीकर को तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन लोकसभा के अन्य जो सदस्य हैं उन सभी अन्य सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। यानी लोकसभा के अन्य सदस्य, लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं इन अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है और लोकसभा के बाकी जो अन्य सदस्य हैं उनको फिर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर शब्द है, इस शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का ही सदस्य होता है और लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उस वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। पहला पॉइंट ये है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ प्रोटेम स्पीकर के रूप में नहीं दिलाता है बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में ही दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये तो बात होगी दोस्तों लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है इसकी। अब बात करते हैं कि ये जो लोकसभा के सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे। लोकसभा के जो सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उस उपाध्यक्ष को देता है। जबकि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष, ये लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। बाकी जो लोकसभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर लोकसभा के जो बाकी अन्य सदस्य है, लोकसभा सदस्य, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अन्य सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो यह हुई लोकसभा सदस्यों की शपथ और त्याग पत्र के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों
कि लोकसभा की ये की जो बैठक है, ये बैठक कितने समय में बुलाई जाएगी, उस बैठक के बारे में देखते हैं। तो लोकसभा की बैठक दोस्तों बुलाता कौन है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो पहली बात कि इसको बुलाता कौन है, तो लोकसभा की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। दूसरी बात कि इस लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरी बात कि ये बैठक, लोकसभा की बैठक कितने समय में बुलाई जाएगी? अगर समय पूछा जाता है तो ध्यान देना, कम से कम 6 माह में एक बैठक, 6 माह में एक बैठक होना आवश्यक है, यानी वर्ष के अंदर 2 बैठक लोकसभा की कम से कम होनी आवश्यक होती है। अब बात आती है दोस्तों गणपूर्ति की। गणपूर्ति जिसे कोरम भी कहा जाता है, गणपूर्ति या कोरम। तो लोकसभा की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति होनी आवश्यक है? 1/10, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए बैठक के अंदर। तो गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। और इस गणपूर्ति का जो निर्धारण है, इस गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। ध्यान देना, लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 होनी आवश्यक है। गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और 6 माह में कम से कम एक बैठक होना जरूरी है। बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य होनी जरूरी है, और इस गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य है, इसको क्या लोकसभा अध्यक्ष हटा सकता है? अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको जवाब देना है कि बिल्कुल हटा सकता है। 2 कंडीशन है। पहली, अगर लोकसभा का सदस्य 2 माह तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य को निलंबित कर सकता है, उसकी सदस्यता निरस्त कर सकता है। तो पहला कारण तो था कि अगर 2 माह तक अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित रहता है, अगर लोकसभा का सदस्य बिना सूचना दिए 2 माह तक अनुपस्थित रहता है सदन से, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। दूसरा रीजन था कि जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दल बदल निरोधक कानून बनाया गया है, इस कानून के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। और तीसरा कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही। ध्यान देना दोस्तों, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्य की सदस्यता निरस्त कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य को निलंबित कर सकता है। पहला कारण क्या था? अगर लोकसभा का सदस्य 2 माह तक सदन से अनुपस्थित रहता है, दल बदल निरोधक कानून के तहत सदस्य अयोग्य ठहरा सकता है और उसको निलंबित कर सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत अगर सदस्य संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, अनुशासन नहीं बनाए रखता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्य की सदस्यता निरस्त कर सकता है। तो ये कुछ 2-3 कारण हैं जिसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों को हटा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के संबंध में जो कुछ विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है,
ऐसी कौन कौन सी शक्तियां उस पर बात करते हैं? लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान, लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान, और यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से देखना दोस्तों। पहली बात आती है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, तो ध्यान देना, सरकार उसी दल की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जिस पार्टी को, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल की सरकार बनती है। अब फिर मन में आप पूछोगा कि इन तरीके वो प्रावधान संविधान में करे हुए है, तो इन तरीके वो संविधान के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यानी संविधान का जो आर्टिकल 75 है, इसमें तो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसी दल की सरकार बनेगी और उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जो आर्टिकल 75(3) है, इस आर्टिकल 75(3) में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण शब्द है, और वो शब्द क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जब मंत्री परिषद का गठन होगा, वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कौन सा शब्द है दोस्तों कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बात किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 75(3) में, कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी जो मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब ये जो लोकसभा है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। तो ये तो पावर लोकसभा को ये ज्यादा मिला है राज्यसभा से। और मंत्री परिषद की बात करें तो मैंने दोस्तों पहले भी बताया था, 51वां जो संविधान संशोधन किया था 2003 के अंदर, इसके द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। और कितनी निर्धारित की गई थी? लोकसभा की 15%, यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या, सदस्य संख्या नहीं हो सकती। ये निर्धारित 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। तो पहला पावर तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर है, जिसके संबंध में लोकसभा अधिक पावरफुल होती है राज्यसभा की तुलना में। इसके बाद जो मंत्री परिषद होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, इनको हटाने के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से अधिक पावरफुल होती है। क्यों होती है? तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। या हम ये कहें कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो सबसे पहले किस सदन में आता है? इसी लोकसभा सदन में आता है, राज्यसभा सदन में नहीं। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को हटाने के मामले में लोकसभा राज्यसभा से अधिक पावरफुल होती है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, आप जानते हैं कि आर्टिकल 108 जो है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आप दोस्तों यहां ध्यान देना, क्योंकि अक्सर छात्र इतना ही पढ़ते हैं कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 108 है, इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहली बात कि ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, ये संयुक्त बैठक
कौन बुलाएगा। दूसरा इसमें उल्लेख किया गया है कि ये संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी, कारण क्या है, रीजन क्या है। तो ये बैठक क्यों बुलाई जाएगी यानी इसके कारण क्या है। तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने के पीछे दो ही रीजन है, और वो रीजन कौन सा है कि लोकसभा का अगर एक सदन किसी बिल को पारित कर देता है और दूसरा सदन उस बिल को पारित नहीं करता है, ध्यान देना संसद के दो सदन हैं, अगर एक सदन किसी बिल को पारित कर देता है लेकिन दूसरा सदन उस बिल को पारित नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहला रीजन। दूसरा कि अगर किसी एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया, किसी बिल को एक सदन ने पारित कर दिया, लेकिन दूसरे सदन ने अगले 6 माह तक उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये दो मुख्य कारण है संयुक्त बैठक बुलाने के। ध्यान रखना दोस्तों, पहला कारण, एक सदन जब बिल को पारित कर देता है और दूसरा सदन उस बिल को पारित नहीं करता है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दूसरा रीजन, एक सदन बिल को पारित कर देता है लेकिन दूसरा सदन अगले 6 माह तक उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहली बात। तीसरी बात कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें बिल को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किस प्रकार की है होगी। तो आर्टिकल 108 में ये 3 बातों का उल्लेख किया गया है। बैठक बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक आप जानते हैं कौन बुलाता है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है इसके कारण मैंने बता दिए, और इसकी प्रक्रिया की किस प्रकार से पारित किया जाएगा बिल संयुक्त बैठक के दौरान। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो लोकसभा को पावर मिली है अध्यक्षता करने की, ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, ध्यान देना दोस्तों। आर्टिकल 118 के सब क्लोज 4 में ये बात लिखी हुई है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष को ये जो पावर मिली है ये किस आर्टिकल के तहत मिली है, 118(4) के तहत। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के मामले में लोकसभा अधिक पावरफुल है राज्यसभा की तुलना में। और आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। आप जानते हैं, पहले भी बताया था राष्ट्रपति के टॉपिक में, फिर बता देता हूं एक बार। 1961 के अंदर दहेज निरोधक जो अधिनियम था उसको लेकर के पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद दूसरी बार बैंकिंग सेवा से संबंधित अधिनियम जो था उसको लेकर के 1977 में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और तीसरी बार जो पोटा कानून था उस पोटा कानून अधिनियम को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई थी सन 2002 के अंदर। तो अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, संयुक्त बैठक बुलाई गई है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 119 की, अनुच्छेद 119 नहीं है, ये 109 है। आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक हमेशा सबसे पहले कहां पर रखा जाता है, लोकसभा के अंदर रखा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आर्टिकल 109 है, और आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक, कौन सा विधेयक, धन विधेयक, ये जो धन विधेयक है इसको सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है, लोकसभा के अंदर रखा जाता है, न कि राज्यसभा के अंदर। धन विधेयक की
ये जो धन विधेयक है ये किससे संबंधित होता है? टैक्सेस से संबंधित होता है, कर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? टैक्सेस से संबंधित होता है। करों को लगाने से संबंधित, करों को समाप्त करने से संबंधित, करों की दरों में बढ़ोतरी व घटोतरी करने से संबंधित, या हम ये कहें कि उधार लेने या उधार देने से संबंधित होता है धन विधेयक। यानी दोस्तों जो जनता के पैसे होते हैं उन पैसों पर अगर निर्णय लेना है तो आप जनता के सदन को पूछिए ना, और जनता का सदन आप जानते हैं कौन सा है? लोकसभा होता है। यानी धन विधेयक किससे संबंधित है? टैक्सेस से संबंधित है, और टैक्स हमेशा जनता पर लगते हैं, इसलिए पहला जो हक होता है वो जनता का ही होता है। और इसी आधार पर आर्टिकल 109 के तहत ये धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा के अंदर रखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 110(3) की। ये जो आर्टिकल 110(3) जो है, इस आर्टिकल के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। आर्टिकल 110(3) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से अधिक पावरफुल होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 के तहत जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाए। तो जो राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था उस समय मैंने 3 तरीके बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त किया जाता है। तो इसके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के दोस्तों 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और वो 3 तरीके कौन सा है? पहला तरीका कि जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसके 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, और उस 1 माह के अंदर संसद ने स्वीकृति नहीं दी तो 1 माह के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। पहला तरीका तो ये था, अगर संसद स्वीकृति ना दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि राष्ट्रपति अपनी इस उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा अपनी उद्घोषणा को वापिस लेने पर, पहला तरीका तो अगर 1 माह के अंदर संसद स्वीकृति ना दे तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा। दूसरा तरीका, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस ले लेता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। और मान लो ये दोनों ही तरीके काम में नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त करें? तो तीसरा जो तरीका है वो है कि लोकसभा जो है ये पहल कर सकती है। लोकसभा के द्वारा पहल करने पर इसे समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है इसके 1/10 सदस्य अगर इसको समाप्त करने का प्रस्ताव लाते हैं और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात ध्यान में ये रखनी है दोस्तों कि ये जो लोकसभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है ये प्रस्ताव किसके सामने रखा जाएगा? तो ध्यान देना, 2 कंडीशन है। अगर उस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन अगर उस समय लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसको समाप्त करने के ये 3 ही मुख्य तरीके हैं।
संसद स्वीकृति ना दे तो, राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापस ले ले तो, और तीसरा कारण है लोकसभा की कि कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य अगर पहल करते हैं और प्रस्ताव लाते हैं इसको समाप्त करने का, तो उसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ थे लोकसभा के संदर्भ में विशेष पावर जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, केवल लोकसभा को प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में जो सामान्य जानकारी, सामान्य बात है। और सामान्य बातों में ये देखना है दोस्तों कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इन पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना क्योंकि सामान्यतः क्वेश्चन यहीं से भी पूछ लिया जाता है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये जो जीवी मावलंकर जो है इन्हीं को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, इसे संसद का जनक भी कहा जाता है। बात आती है पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष की। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना दोस्तों, अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तो पूछा जाए कि पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो पहली लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर ही थे। जीवी मावलंकर थे। ऐसा क्यों? प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर, अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर। तो ध्यान देना दोस्तों, जिस वक्त लोकसभा का गठन हुआ था और पहली बैठक हुई थी, उस समय लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर को बना दिया गया था। लेकिन जब बात आई लोकसभा अध्यक्ष की यानी स्थायी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की, तो जीवी मावलंकर को ही फिर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष आपको पता है जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर और पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर थे। यहां पूछा जाता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? महिला लोकसभा अध्यक्ष तो वो कौन थी दोस्तों? आप सब जानते हैं, मीरा कुमार थी। मीरा कुमार, ठीक है। हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी भी रही थी, सासाराम बिहार से आती है मीरा कुमार, और जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ये तो बात आ गई पहली लोकसभा की। बात करते हैं हम वर्तमान लोकसभा की। वर्तमान लोकसभा की तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। तो ध्यान देना, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, यानी अभी तक 17 लोकसभा का गठन हो चुका है। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और 17वीं लोकसभा का मई 2019 में हुआ है। तो अब तक 17 बार लोकसभा का गठन हुआ है और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं
17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, जो अपने राजस्थान से ही है, कोटा से आते हैं। ठीक है, ओम बिड़ला कोटा राजस्थान से हैं, जो अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो अभी 17वीं लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष है नहीं, क्योंकि 15-16 महीनों से लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। लेकिन अगर पूछ ले कि लोकसभा की 17वीं लोकसभा जो है, इस लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव तो 17वीं लोकसभा जो है, इस 17वीं लोकसभा के महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव 17वीं लोकसभा की क्या है? महासचिव है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। आप कभी लोकसभा की जब बैठक चल रही होती है उस समय देखना, सबसे ऊपर कुर्सी पर बैठा होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और साइड के अंदर लोकसभा के सदस्य पक्ष और विपक्ष के बैठे होते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के ठीक नीचे सामने यहाँ जो व्यक्ति बैठता है ये होता है महासचिव। यहाँ एक टेबल होती है, इसके चारों सदस्य होते हैं, और ये जो लोकसभा का अध्यक्ष बैठता है उस कुर्सी के ठीक नीचे सामने महासचिव बैठता है। तो महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के जो महासचिव है वो स्नेहलता श्रीवास्तव है। 17वीं लोकसभा के अंदर पक्ष के नेता पूछा जाए, पक्ष के या सदन के नेता अगर पूछा जाए तो वो कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जबकि 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है, उसको कांग्रेस जो है इसको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला है। ना ही उसको 16वीं लोकसभा में विपक्ष का दर्जा मिला था, और ना ही वर्तमान 17वीं लोकसभा में विपक्ष का दर्जा दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है 17वीं लोकसभा जो है, इस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार खटीक 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जो एमपी की जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट है वहां से निर्वाचित है। और ये लोकसभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे, और इसको वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो ये भी बेसिक चीजें हैं दोस्तों लोकसभा की, लेकिन कई बार यहां से भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, इसी जीवी मावलंकर को पहली लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर जी हैं, और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है मई 2019 से। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है, जो अपने राजस्थान के हैं, कोटा से आते हैं। 17वीं लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी है, और 17वीं लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वीरेंद्र कुमार खटीक, जो एमपी की टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सदन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। दूसरी बात, मान लो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य जो होता है वो सदन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा
का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने की परिस्थिति में लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा सदन की अध्यक्षता करता है। और ये जो 7वीं लोकसभा है दोस्तों, इस 7वीं लोकसभा के अंदर कुल 78 महिला सांसद है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, महिला सांसद है। कितने महिला सांसद है 7वीं लोकसभा के अंदर? 78 महिला सांसद है। अब दोस्तों एक शब्द आया था प्रोटेम स्पीकर, बार बार ये शब्द आ रहा है, चलो इसी को देख लेते हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। प्रोटेम स्पीकर, ये शब्द बार बार आ रहा है कि लोकसभा के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर शब्द जैसा कोई संविधान में शब्द नहीं है दोस्तों। संविधान के अंदर प्रोटेम स्पीकर शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये प्रोटेम स्पीकर बनता कैसे? तो दोस्तों लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उन कुल निर्वाचित सदस्यों के अंदर जो सबसे वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उस वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। कहने का मतलब प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जैसा शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। ये केवल एक परंपरा चलाई गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ये शपथ प्रोटेम स्पीकर के रूप में नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेता है। प्रोटेम स्पीकर की जिस दिन नियुक्ति होती है, उस दिन से पिछले वाले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। यानी स्थायी अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं किया जाता है, तब तक ये लोकसभा के अध्यक्ष का करता है। प्रोटेम स्पीकर के दो मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों, दो मुख्य कार्य होते हैं। उनमें पहला काम है कि प्रोटेम स्पीकर को तो शपथ किसने दिला दी? राष्ट्रपति ने। अब लोकसभा के बाकी जो अन्य निर्वाचित सदस्य आए हैं, उन सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। पहला काम इसका क्या है कि लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं, इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। और ये सदस्य हैं, ये लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। दूसरा काम क्या है प्रोटेम स्पीकर का? उस समय तक सदन की अध्यक्षता करता है जब तक लोकसभा का स्थायी सदन नहीं चुन लिया जाता। दूसरा कार्य क्या है कि लोकसभा सदन की उस समय तक अध्यक्षता करता है जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। कहने का मतलब लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के दौरान प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये दो मुख्य काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये केवल एक परंपरा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को
प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है और जिस दिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है उस दिन से पहले वाले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के दो मुख्य काम होते हैं, एक तो लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा काम है उस समय तक सदन की सदस्यता अध्यक्षता करना जब तक कि लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर। तो ये थी दोस्तों लोकसभा के बारे में बातें। अब बच गया अपना एक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है, एक सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है। इस लोकसभा पद के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन कौन से पावर होते हैं, उसको किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पर एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये काफी यानी बहुत उच्च पद होता है, एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।